हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। बेटा काफ़ी टाइम लग गया, बीच में आपके कुछ टॉपिक चल रहे थे ग्रामर के। लास्ट हमने वाक्य वाला किया था टॉपिक, ठीक है। आज हम अलंकार करेंगे। ये 9th वाले स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देना, इनके में शब्दालंकार वाला लगा हुआ है। और 10th वाले स्टूडेंट भी ध्यान देना, आपके में बेटा अर्थालंकार है, ठीक है। अलंकार को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। हो सके तो इनके नोट्स बना लेना, क्योंकि दोनों क्लासेस में आपको अच्छी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अलंकार का डेफिनेशन क्या होता है? अलंकार मीन्स क्या होता है? अलंकार मतलब अर्थात चमत्कार उत्पन्न करने वाला। ये बोर्ड मेरा छोटा है इसलिए मैंने डेफिनेशन लिखी नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। अलंकार किसको कहते हैं? जो काव्य में या कविता में चमत्कार उत्पन्न कर देता है उसे अलंकार कहते हैं, ठीक है। जिस प्रकार एक अलंकारहीन स्त्री मतलब जो आभूषण रहित, यानी आभूषण रहित स्त्री सुंदर नहीं लगती, उसी प्रकार काव्य जो होता है ना, वो अलंकार के बिना सुंदर नहीं लगता, उसमें चमत्कार नहीं उत्पन्न होते, ठीक है। जिस तरह से एक आभूषणों से अलंकृत स्त्री को देखते हैं तो वो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति लगती है, ठीक उसी प्रकार काव्य में अगर अलंकार होते हैं तो वहाँ पे चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वो सुंदर लगते हैं, उनमें उनको पढ़ते हुए हमें अच्छा लगता है, ठीक है। रस आनंद की उत्पत्ति वहीं से होती है, अलंकारों से ही। तो याद रखना, इसकी डेफिनेशन यही है कि काव्य या कविता में चमत्कार उत्पन्न करने वाले जो होते हैं वो अलंकार होते हैं, ठीक है। अब अलंकार के 2 भेद हैं, हमारे 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार, ठीक है। शब्दालंकार नाम से ही पता है कि शब्दों पर आधारित होते हैं, ये शब्दों का ही खेल है बेटा इसमें। और अर्थालंकार जिनके शब्दों के अर्थ निकाले जाते हैं वो हमारे अर्थालंकार कहलाते हैं। अब ध्यान से इनको एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, जो बोलते हैं कि मैम ये वाला चीज़ हमें दोबारा से कराओ, ये पता नहीं है, तो ये चीज़ें आप पूछ लेना बेटा। और इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, और हो सके तो 2-3 बार देख लेना, हो सके तो नोट्स साथ साथ बना लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन हमारी हो गई। भेद हमारे वैसे तो उभयालंकार भी होता है, वो पाश्चात्य से हमारे उसमें आया है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो वो मैं नहीं करवाऊंगी। हमारे 2 ही मुख्य भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, ठीक है। याद रखना, शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ठीक है। जो आपके सिलेबस में है वही है, और फालतू की चीज़ें मैंने यहाँ नहीं लिखी हैं, ना मैं करवाऊंगी। अनुप्रास अलंकार क्या होता है बेटा? अनुप्रास जिसमें वर्णों की आवृत्ति हो। इसकी टैग वर्ड पकड़ लेना, टैग वर्ड पकड़ लिए ना जिस बच्चे ने, वो आराम से पेपर में इसको कर देगा, ठीक है। अनुप्रास अलंकार देखो ये लिखा हुआ, अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति, ठीक है ना। जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वो क्या कहलाते हैं? अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम, यहाँ र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है ना, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार। याद रखना, एक वर्ण अगर एक से अधिक बार आए, एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाए ना, तो ये समझ लेना कि वहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता आदि का, इस तरह से क जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, मैं क्लास में बताती थी ना, चांदनी चौक पे, इस तरह से आप अगर याद करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। तो ये ज़रूर एक चीज़ और याद रखना, एक अगर कविता है उसका आपके एक मतलब पूरा दे दिया, कविता का पार्ट दे दिया आपने, 2 लाइन दे दी, ठीक है। उस 2 लाइन में एक के बजाय 2 अलंकार भी हो सकते हैं, याद रखना, ठीक है। पहले ऑप्शन देखना कि ऑप्शन में क्या पूछा हुआ है। बाकी अगर व्याख्या वाली उसमें आए तो अपने डेफिनेशन में आए तो वो तुम लिख देना, ठीक है बेटा। अनुप्रास अलंकार जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो, अर्थात एक वर्ण एक से अधिक बार आए, तो समझ लेना अनुप्रास अलंकार है। अब बात आती है यमक अलंकार की। यमक में क्या होता है बेटा? शब्दों की आवृत्ति होती है, ठीक है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा उमड़ घुमड़ के बादल छाए, घमंड यानी वो बरस गई, तो क्या हो गया? बरसते ही क्या हो गया? उसका घमंड कम हो गया। जैसे माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर कामन का डारी दे, मन का मन का फेर, अर्थात मन के अंदर की माला है जो, उसको फेरो। हाथ की माला यानी कर मतलब हाथ की माला को एक तरफ, मन के अंदर का मन का फेरो, ठीक है। तो यमक अलंकार आ गया समझ में। शब्दों की आवृत्ति होती है, एक शब्द
एक मतलब दो शब्द आएंगे एक जैसे, दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे, ये याद रखना। शब्दों की आवृत्ति है, याद रखना। शब्द एक जैसे होंगे लेकिन उनके मतलब, उनके अभिप्राय अलग अलग होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं श्लेष की। श्लेष को क्या कहेंगे? चिपका हुआ कहेंगे। चिपका हुआ जैसे गुड़ पे चींटी चिपक जाती है ना, गुड़ पागी जो चींटी, इस तरह से हमारा आपने पढ़ा होगा ना, 10th के स्टूडेंट्स को याद आ गई होगी उनकी जो रचनाएं हैं काव्य। तो वहाँ पे जैसे श्लेष यानी चिपका हुआ। चिपका हुआ जैसे एक शब्द आता है, उसके 2 से अधिक अर्थ निकल जाते हैं, 3 से अधिक अर्थ भी निकल जाते हैं, 4 अर्थ भी निकल जाते हैं। मोस्टली तो 2 से अधिक ही होते हैं, 3 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। लेकिन कई बार क्या होता है, हिंदी में यही तो एक लॉजिक है बेटा जी। हिंदी में क्या होता है, एक शब्द के अनेकों अर्थ निकल सकते हैं। अनेकार्थी शब्द पढ़े थे ना आपने, उससे जोड़ के देख लो, याद हो जाएगा, ठीक है। अनेक अर्थ, जिसके एक शब्द के अनेकों अर्थ निकलते हैं। जैसे मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियाँ। कलियाँ क्या है? ये कलियाँ शब्द क्या है? कलियाँ जो फूल आने से पहले की जो अवस्था होती है ना पौधे में, वो उसको भी कलियाँ कहते हैं। और यौवन की अवस्था यानी जो आपकी एज है ना, अभी जो स्टेज है, एज तो भाई सबकी होती है, लेकिन जो स्टेज आपकी है ना एडोलेसेंस की एज, वो उस एज को भी कलियाँ कहा जाता है, ठीक है। कलियों से तुलना की जाती है, एक तरह से कलियाँ ही कहा जाता है उसको। सूखी इसकी कितनी कलियाँ, ठीक है ना। यौवनावस्था, युवावस्था की जो एज होती है उसको कहते हैं। तो 2 अर्थ निकल आए। अब मुझे बताना कि मैम ये समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो कमेंट में बताना, ठीक है। ये तीनों अलंकार हमारे शब्दालंकार हो गए कंप्लीट। हमारा अनुप्रास, यमक, श्लेष। दोबारा बता देती हूँ, अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। आपको कहाँ ढूंढना है? आपको कविता के पैराग्राफ में ढूंढना है। क्या पूछ रखा है पहले तो ये देखना, पूछ क्या रखा है। उसके बाद काव्य की उनको पढ़ना, पदों को, जो लाइंस दे रखी है ना, पंक्तियाँ दे रखी, पंक्तियों को पढ़ना और उनको अंडरलाइन कर लेना, जो जो अलंकार आपको समझ में आ रहे हैं। ज़्यादातर अनुप्रास अलंकार सब में मिलता है, ठीक है। फिर ऑप्शन, अगर ऑप्शन वाले हों तो ऑप्शन में देखना, अगर 1 वर्ड आंसर हो तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा उसमें, ठीक है। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति है, श्लेष में चिपका हुआ। जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, आपकी ग्रामर की बुक है, व्याकरण की जो बुक है, ठीक है, उसमें जितनी इसके एग्जाम्पल्स देखोगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा, ठीक है ना। शब्दालंकार हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। मैं चाहती थी इसकी 2 वीडियो बनाऊं, बट इतना लंबा टॉपिक नहीं है ये, क्योंकि शब्दालंकार के 3 ही भेद हैं। तो अर्थालंकार पढ़ते हैं अब हम। अर्थालंकार में क्या है, अर्थ, जो अर्थ प्रदर्शित करे, अर्थ को एक तरह से उजागर करते हैं, ठीक है ना। इसमें कितने होते हैं? वैसे तो अर्थालंकार में मैंने देखा है काफ़ी सारे हैं, 6-7 के आसपास हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है ना, मैं वही करवाऊँगी। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, ठीक है, ये आपके अर्थालंकार हैं। अब रूपक क्या? रूपक का मतलब टैग वर्ड याद करना, थोपना, सीधे सीधे, घुमा फिरा के कुछ नहीं, सीधा सीधा बोल दिया, ठीक है ना, एकदम सीधा सीधा थोप दिया। जैसे क्या बोला है कि चरण कमल बंधो रघुराई, चरणों को ही कमल कह दिया, ठीक है ना, चरणों को ही कमल कह दिया। उसमें कोई ना कोई, देखो एक सिर्फ एक हाइफन आया है छोटा सा, ठीक है। तो रूपक में क्या है, सीधा सीधा थोपा जाना। जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ नहीं, ये तो भगवान शिव हैं, ठीक है ना, मैं इसको सीधा सीधा भगवान शिव कह रही हूँ, ठीक है ना। अब इसका उल्टा कर लो, तुलना कर दो इसकी, ये तो भगवान शिव के जैसे हैं, के जैसा, ठीक है ना। इस तरह से इसका उल्टा होते ही अलंकार बदल जाएगा। अब आपको पता चलेगा कि कौन सा अलंकार आ जाएगा उसमें। रूपक में क्या हो गया, थोपना, किसी को घुमा फिरा करना, कह के सीधा सीधा जो विशेष वस्तु है ना उसको विशेष ही बता दो, ठीक है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, अर्थात चंद्रमा को ही खिलौना समझ लिया राम जी ने, ठीक है ना। अब उसके बाद आ जाओ उपमा अलंकार। उपमा में क्या होगा बेटा, उपमा में होती है तुलना, तुलना कर दी, ठीक है। किसी विशेष वस्तु की तुलना किसी व्यक्ति विशेष से कर दो। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, यानी बच्ची की तुलना किससे कर दी, फूल सी बता दी, उसकी कोमलता किसकी कैसी बता दी, फूल सी बता दी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, उपमा अलंकार हो गया बेटा, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में।
जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है ना, सरिस मंडोला, इस तरह से आपके जहाँ हाइफन आ जाए, सी आ जाए, सा आ जाए, जैसा आ जाए, इस तरह से देख लेना। ये टैग वर्ड हैं आपके, ये याद रखना, ठीक है ना। सरिस मंडोला, पीपर पात, पीपर पात, पीपर के, पीपल के पत्ते के, सरिस मंडोला, ठीक है ना, सरिस मंडोला, सरिस यहाँ क्या होगा, सा, जैसा, ठीक है, उसी तरह जैसे सीता की आंखें कमल, सीता की आंखें मृग के समान चंचल हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपका यहाँ क्या आ जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, तुलना हो गई, ठीक है, याद हो जाएगा ये। रूपक में थोपा जाता है, सीधा सीधा बोल दो। उपमा में क्या होता है, तुलना करके बोल दो। बस ये टैग वर्ड याद रख लेना, ये जिसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, लिखा हुआ है कहीं कहीं, वो टैग वर्ड याद कर लेना, अच्छे से याद हो जाएगा। फिर आ जाओ बेटा उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, जो तो, जानू, मन हूँ, इस टाइप के इसके टैग वर्ड होते हैं। इसमें कल्पना की जाती है, आपने देखा होगा कविताएं, जो कवि जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर जो त्यों, जान हूँ, मन हूँ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस टाइप के वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो काल्पनिक बातें ज़्यादा लिखते हैं, वो इसलिए मैंने इसका टैग वर्ड बना दिया कल्पना, आपको याद रहेगा। उत्प्रेक्षा में जान हूँ, जन हूँ, मान हूँ, मन हूँ, जो त्यों, ठीक है, ये आ जाता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोया हुआ सागर जगा। याद रखना, उपमा और उत्प्रेक्षा में पजल मत होना। उपमा में सिर्फ सा, सी, ठीक है, सम, ठीक है, सरिस, इस टाइप के वर्ड आएंगे, लेकिन उत्प्रेक्षा में आएंगे, ठीक है, मानो, मन हूँ, जो त्यों, इस टाइप के वर्ड आएंगे, ठीक है। ये टैग वर्ड याद रखना, मानो, मन हूँ, जो त्यों, ठीक है ना। उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के, यानी यहाँ कवि ने कल्पना की है कि मानो हवा के वेग से सोया हुआ सागर जगा, ठीक है ना। क्या हुआ, मानो हवा के वेग से सोया हुआ सागर जगा, मानो मन हूँ, ठीक है ना, ये आ जाएंगे। जो जैसे जो जो बढ़ती है, त्यों त्यों घटती है, इस तरह से ये आपको पता चल जाएगा कि जो त्यों ऐसे वर्ड आ जाए ना, टैग वर्ड को अंडरलाइन कर लो। मैं फिर बार बार क्यों कह रही हूँ ये, क्योंकि आपको पूरी की पूरी पंक्ति आपको याद नहीं होगी। पंक्ति में याद करोगे तो भी आप कितना याद करोगे बेटा, वो टैग वर्ड को पकड़ो, ठीक है। उस टैग वर्ड को पकड़ लो और उसी से ये समझ लो कि आप उससे ही आप पूरा तालाब पार कर जाओगे। आपको 2 नंबर आपके पक्के हैं ये, ठीक है ना, ये देख लेना। और ग्रामर तो 9th-10th में जिस बच्चे ने अगर टेक्स्ट नहीं पढ़ी है ना, टेक्स्ट अगर आपने चैप्टर रीड किया है, पढ़ लिया, मान लो आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है टेक्स्ट के क्वेश्चन में, तो आप ग्रामर को इतनी मजबूत बना लो कि आपकी ग्रामर में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि ग्रामर में पूरे पूरे मार्क्स आते हैं। वो टेक्स्ट में मार्क्स कट सकते हैं, लेकिन ग्रामर में मार्क्स नहीं कटेंगे, ये याद रखना, ठीक है। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, इस समस्या का एक ही समाधान है बेटा, मैथ्स की जैसे प्रैक्टिस करते हो, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, बस अभ्यास के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। व्याकरण अभ्यास से ही आएगी, ठीक है। उत्प्रेक्षा आ गया समझ में, जैसे यहाँ मानो, मन हूँ के साइन आएंगे तो समझ जाना उत्प्रेक्षा है, ठीक है। फिर अतिशोक्ति। अतिशोक्ति तो बहुत इजी है, मानवीकरण भी मैंने इसलिए यहाँ पूरी डिफाइन नहीं किया क्योंकि दोनों बहुत इजी हैं। अतिशोक्ति अर्थात बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है, ये याद रखना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब बताओ कौन सी नगरी ऐसी है, आपका गांव होगा, आपका कस्बा, शहर, आपका घर, कभी उठ के स्वर्ग से मिलने गया है गगन में, देखा है कहीं, ये अतिशयोक्ति है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए मुसाफिर भाग। इस तरह से ये जितने भी आपके हैं बढ़ा चढ़ा कर जिनको बोला जाता है वो सारे क्या हैं, अतिशयोक्ति हैं। आपने देखा होगा किसी की कोई प्रशंसा करता है, वो बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा करता है, तो वो अतिशयोक्ति ही होती है, ठीक है। मानवीकरण। मानवीकरण क्या होता है बेटा, मानवीकरण जहाँ मानव से तुलना कर दी जाती है, ठीक है। 9th वाले बच्चों के एक चैप्टर है जिसमें वो काव्य है, वो वाले कविताओं वाले में है। काव्य में वही होता है बेटा कि कोई निर्जीव वस्तु है, ठीक है। चंद्र गहना से लौटती बेर एक चैप्टर है आपका, और उसमें जो कवि ने इतना अच्छा मानवीकरण अलंकार प्रयोग किया है ना, कि मतलब है ना, उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कर ही नहीं सकता।
इतने अच्छे से उन्होंने कवि ने उसको प्रदर्शित किया है, ठीक है। जैसे मानव से तुलना कर दी, ठीक है ना। पूरा चंद्रगहना अपने गांव के बारे में बताता है वो वहाँ पे वर्णन करता है कि अलसी हठीली खड़ी है सज के, इस तरह से चना ठिगना चना मानो मानो ठिगना चना, इस तरह से बेटा वो अपना मुरे ठासी इस पर बैठा है, इस तरह से कुछ पंक्तियाँ हैं। तो आप जब उस पोयम को पढ़ोगे ना, वो जो कविता है उस पूरी कविता में मानवीय कर्ण अलंकार है, ठीक है। जैसे आपकी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है आपकी, वो भी मानवीय कर्ण अलंकार की ही कविता है, ठीक है ना। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, इस तरह से धूल बागी घाघरा उठाए, नदी ठीक ठीक घूंघट सरके, ठीक है ना। लता ने कभी किवाड़ की ओट से देखा, जैसे गांव की बहुएं देखती हैं जब कोई नया दूल्हा गांव में आता है, इस तरह से पूरा का पूरा उन्होंने मानवीय कर्ण का अलंकार का प्रयोग किया है। मानवीय कर्ण अलंकार वहाँ प्रयुक्त होता है बेटा जहाँ मतलब प्रकृति की बात आती है, ठीक है, ठीक है ना। प्रकृति की बात आई यानी किसी निर्जीव चीज को सजीव के रूप में बता देना, वही मानवीय कर्ण अलंकार है, याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। अब रूपक हो गया, उपमा यानी रूपक में थोपा जाता है, उपमा में हम तुलना करते हैं, उत्प्रेक्षा में कल्पना होती है, मानवीय कर्ण अलंकार में निर्जीव चीज को, याद रखना, निर्जीव चीज को सजीव रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अतिशोक्ति बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। ये आपके बेटा सारे अलंकार हैं, ठीक है। ये अलंकार हैं आपके अलंकार के दो भेद मैंने आपको बताए हैं, शब्दालंकार अर्थालंकार। शब्दालंकार मैंने आपको बता दिया, अनुप्रास यमक श्लेष, ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स देख लेना। और अर्थालंकार भी मैंने आपको बता दिया है कितने भेद हैं, इनके भी एग्जाम्पल्स देख लेना। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछना, ठीक है बेटा।